हाय, वेलकम। आज हम लोग बहुत दिनों बाद स्टैंडर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का स्टैंडर्ड है COP2। इमरजेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद रिटन गाइडेंस एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। इसमें कुछ चेंजेस हैं 5th एडिशन से 6th एडिशन में, और ये काफ़ी डिटेल स्टैंडर्ड है। प्रैक्टिकली आपको इमरजेंसी के लिए एक डिपार्टमेंटल मैनुअल बनाना पड़ेगा, मल्टीपल ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। हमने अभी तक देखा है कि कई सारे ऐसे डिस्कशन हुए कि BLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन अब एक ATLS की ट्रेनिंग की बात हो रही है, यानी एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट, ठीक है, और BTS। तो नर्सेस जो बेसिकली एम्बुलेंस के साथ पोस्टेड हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, उनकी खासतौर से BLS, ACLS, ATLS एंड BTS की ट्रेनिंग पक्का होनी चाहिए। और जब भी यहाँ पे ट्रेनिंग की बात होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग अटेंडेंस, ट्रेनिंग का कंटेंट, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन और एक्सटेंडेड इवैल्यूएशन असेसर आपसे मांगेगा। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। There shall be an identified area in organization which is easily accessible to receive and manage emergency patient with adequate and appropriate resource। तो जहाँ पे adequate कहा गया है, that means कि आपके का कितना बड़ा अस्पताल है उसके प्रपोर्शन में ये सर्विसेज होनी चाहिए। साथ ही साथ कौन सी सर्विसेज आप हैंडल करते हैं। लेट्स से आपकी न्यूरोसर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स या ऑप्स एंड गाइनी बहुत स्ट्रॉन्ग है या कार्डियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सर्टेनली यू मे बी रिसीविंग हायर नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो आपके लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट शायद थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो आपके स्कोप ऑफ सर्विस को मैच करते हों। अब स्कोप ऑफ सर्विस यहाँ क्या होगा, लेट्स से जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स ये सब क्लेम कर रहे हैं, आप हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर क्लेम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी इमरजेंसी भी इक्विप्ड होनी चाहिए। और जो स्टैंडर्ड कह रहा है कि एक आइडेंटिफाइड एरिया होना चाहिए जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकें। इजीली एक्सेस मतलब प्रैक्टिकली सेपरेट एंट्रेंस या रिसेप्शन के नेक्स्ट टू रिसेप्शन, ऐसा एरिया होना चाहिए जिसको तक पहुंचने के लिए बहुत एक्सरसाइज ना करनी पड़े। कई सारे पुराने हॉस्पिटल में सबसे पहले रिसेप्शन है, फिर वेटिंग एरिया है, उसके बाद पीछे कहीं इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा इमरजेंसी सर्विसेज को और पेशेंट को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या की पॉइंट्स हैं। एक, आइडेंटिफाइड एरिया, ईजिली एक्सेसिबल टू रिसीव एंड मैनेज इमरजेंसी पेशेंट्स, एंड एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। सो एडिक्वेट मतलब नंबर ऑफ बेड्स और अप्रोप्रिएट मतलब मीटिंग स्कोप ऑफ सर्विस। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो की कंपोनेंट्स हैं जो NABH गाइड बुक ने एक्सप्लेन किए हैं। पहली चीज़ एक्सेसिबल एरिया, सेकेंड चीज़ साइनेज एंड प्रॉपर डायरेक्शन। लेट्स से आप एक हॉस्पिटल हैं जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो प्रैक्टिकली आपकी साइनेज बाहर भी होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, और बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर डायरेक्शन होने चाहिए। लेट्स से आपकी बिल्डिंग ऐसी है जिसमें पहले एक अप्रोच रोड है, तो वहाँ पे ये साइनेज होनी चाहिए कि रिसेप्शन किस तरफ है और इमरजेंसी किस तरफ है। और फिर देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड ट्रायज, रिससिटेशन एंड होल्डिंग एरिया। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप किस साइज़ के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, और कितने आपके बेड हैं। अगर आपके पास लेट्स से यू आर 500 बेडेड, तो सर्टेनली आपकी इमरजेंसी लेट्स से 25 बेड की है, आप अपने 10 ट्रायज के बेड रखते हो, 2, 3, 4 आप रेजिस्ट्रेशन बेड रखते हो, और उसके बाद आप जो है 10-15 होल्डिंग के बेड्स रखते हो, वो समझ में आता है। लेकिन लेट्स से आप एक 100 बेड के हॉस्पिटल और आपकी 4 बेड की इमरजेंसी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन एरियाज़ को अलग से मार्क करो या कोई बाउंड्री बनाओ। आप इन्हें साइनेज वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिससिटेशन इज़ नॉट अ वेरी प्लीजेंट थिंग फॉर ऑल अदर पेशेंट। अगर वो कोई रूम है तो बेहतर रहेगा। ट्रायज इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी जहाँ पे मरीज़ को आप स्क्रीन करते हो, तो आप सबसे पहले एक ट्रायज एरिया आइडेंटिफाई करो
और ट्राइजिंग के लिए कोई बेड की कलर कोडिंग होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्राइज के 4 कलर होते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब कई सारे हो सकते हैं, बट जो मैं फॉलो करता हूँ और यूनिवर्सली कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, वहाँ 4 कलर होते हैं। तो आप अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके यहाँ सिर्फ 4 बेड हैं, 3 बेड हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए एक अलग एरिया आइडेंटिफाई करो। हाँ, अगर रिसिस्टेशन एरिया अलग है, इट विल बी बेटर बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग फॉर अदर्स। डिफाइंड नंबर ऑफ बेड्स बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ सर्विस। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो आपको इमरजेंसी सर्विसेज अपने स्कोप ऑफ सर्विस के प्रपोर्शन में बनाना चाहिए। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मैन पावर, इक्विपमेंट, ड्रग्स शैल बी अवेलेबल। सो पहली चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मैन पावर मीन्स यूजुअली इमरजेंसी इज़ कंसिडर्ड एज अ हाई डिपेंडेंसी यूनिट एरिया। तो 1:3 का रेशियो मिनिमम नर्स का होना चाहिए, यानी कि एक नर्स 3 पेशेंट को देख पाएगी। लेकिन अगर आप एक बहुत हाई लेवल इमरजेंसी है जहां आप वेंटिलेटर सपोर्ट और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करने से पहले, तो फिर आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। इक्विपमेंट लिस्ट विद अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। और ड्रग्स, अब यहाँ ड्रग्स का क्या है, एक स्टैंडर्ड NABH का ही कहता है कि लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स शुड बी डिफाइंड एंड इट शुड बी अवेलेबल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे वो ड्रग्स जो रिसिस्टेशन के लिए ज़रूरी हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन की किसी स्पेशलिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो अप्रोप्रिएटली स्टोर्ड होनी चाहिए। अप्रोप्रिएटली मतलब क्रैश कार्ट में सिर्फ क्रैश कार्ट की दवाएं होनी चाहिए। अगर आप कोई और स्पेशलिटी एसोसिएटेड दवाएं रख रहे हैं तो उन्हें आप कहीं और रखें, संभाल के रखें, और अगर कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट है तो उन्हें कोल्ड चेन में ही रखें। स्टाफ शुड हैव अप्रोप्रिएट प्रिविलेजिंग टू वर्क इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सो अगर आपका स्टाफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो जैसा मैंने आपको बताया ATLS और BTS, ACLS, BLS, इन सब की किसी न किसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट NALS एंड PALS की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप पीडियाट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और न्यूनेटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्टेनली पहले तो पेशेंट लैंड करेगा इमरजेंसी में ही। तो प्रैक्टिकली जो JCI कहता है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, कि आपका इमरजेंसी का स्टाफ सबसे क्वालिफाइड होना चाहिए बिकॉज वो हर तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो प्रैक्टिकली इमरजेंसी स्टाफ को NALS, PALS यानी न्यूनेटल एडवांस लाइफ सपोर्ट, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक ट्रॉमा रेसिस्टेशन सर्विस ट्रेनिंग, एडवांस ट्रॉमा रेसिस्टेशन सर्विस, ACLS यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, और BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, सबकी ट्रेनिंग इमरजेंसी स्टाफ को दी जाए तो अच्छा रहेगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है B, प्रिवेंशन ऑफ पेशेंट्स ओवर क्राउडिंग इज प्लान्ड एंड क्राउड मैनेजमेंट प्रोसीजर इज इम्प्लीमेंटेड। प्रैक्टिकली इसके लिए भी आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। और ये जो ये बोल रहे हैं की कंपोनेंट्स में कि ओवर क्राउडिंग एंड फुटफॉल ट्रेंड इज़ मॉनिटर्ड, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के केसेस में कितने पेशेंट आते हैं। आपको एक साइनेज लगानी पड़ेगी कि कैसे लोग अलाउड हैं। आपको सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट करने पड़ेंगे। और अगर कोई क्राउडेड एरिया है आपकी इमरजेंसी में, मतलब आप बड़े हॉस्पिटल हैं और आपके होल्डिंग एरिया में बहुत भीड़ हो रही है या बेसिकली रेसिस्टेशन एरिया में भीड़ घुसने की कोशिश कर रही है, तो आपको अप्रोप्रिएटली गार्ड्स की पोस्टिंग करनी पड़ेगी, साइनेजेस लगाने पड़ेंगे और पेशेंट के नेक्स्ट टू किन की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज कोर, which is C. Emergency care is provided in consonance with the statutory requirements including MLC and as per written guidance। तो देखिए इसके लिए भी written guidance की आवश्यकता है। तो MLC is what? medico legal cases। तो मैंने जैसा आपको बताया कि there should be emergency manual, वहाँ पे ये प्रोसीजर होने चाहिए, ख़ासतौर से वो प्रोसीजर जिस तरह के पेशेंट आपके यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि पॉइजनिंग का केस आ रहा है, स्ट्रोक का आ रहा है, RTA का आ रहा है। अब आपके यहाँ कौन से आते हैं? लेट्स से यू आर अ कार्डियोलॉजी फोकस्ड सेंटर, तो हो सकता है आपके यहाँ मायोकार्डियल इन्फाक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हों, एरिथमिया के केस ज़्यादा आ रहे हों।
तो आपको देखना है कि आपके यहाँ किस तरह के केसेस हैं। बेस्ट तरीका ये आइडेंटिफाई करने का ये है कि आप अपने इमरजेंसी के केसेस की भी डिजिटल आईसीडी कोडिंग रखें कि आपके यहाँ पेशेंट किस कंप्लेंट को लेके आ रहे हैं। इससे आप सीजनैलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सीज़न में किस इमरजेंसी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन स्टोर योर मटेरियल, यू कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैन पावर यू विल नीड, एंड you can also identify the kind of medication you will require। तो आपको उन सब सर्विसेज के SOPs चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइजनिंग, प्रैक्टिकली अगर कोई स्नेक बाइट का केस आ जाए, क्या आपका हॉस्पिटल इक्विप्ड है? लेकिन क्या आज तक आपके पास स्नेक बाइट का कोई केस आया है? लेट्स से अभी आपने 1 साल पहले ज्वाइन किया। नाउ हाउ विल यू नो इफ़ देयर इज़ नो डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा? आप मैनुअली एक रजिस्टर में एंट्री कर रहे हो, देयर इज़ नो आईसीडी रिकॉर्ड, आपको कभी नहीं पता लगेगा। और हो सकता है जब तक आपको पता लगे तब तक आप हॉस्पिटल छोड़ के चले जाओ। तो इसलिए आप जितना डेटा को डिजिटाइज करोगे उतना इन्फॉर्मेशन फ्लो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इमरजेंसी मैनुअल होना चाहिए, और इमरजेंसी मैनुअल में प्रोसीजर्स होने चाहिए कंडीशन स्पेसिफिक कि आरटीए के केस को कैसे हैंडल करेंगे, स्ट्रोक के केस को कैसे हैंडल करेंगे, पॉइजनिंग के केस को कैसे हैंडल करेंगे, राइट? या स्नेक बाइट, डॉग बाइट कैसे हैंडल करने वाले हैं, उनका स्टॉक कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें आपको SOPs बनाने हैं। पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड ऑल्सो इंक्लूड रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, प्रोविजन ऑफ केयर, एड्रेसिंग एडल्ट, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेट्स। मैंने अभी आपको बताया कि इमरजेंसी नर्स को NALS, PALS और ACLS, ATLS, BLS एंड BTS सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वही आ रहा है। प्रैक्टिकली ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपके पास एडल्ट, पीडियाट्रिक और न्यूनेट इनिशियल असेसमेंट के नर्सिंग और डॉक्टर्स के अलग अलग असेसमेंट फॉर्म्स भी हैं, क्योंकि पेन स्केल जो एडल्ट्स में यूज़ होगी वो पीडियाट्रिक्स और न्यूनेट्स में यूज़ नहीं होगी। जो अर्ली वार्निंग साइंस एडल्ट में यूज़ होंगे वो पीडियाट्रिक्स और न्यूनेट्स में यूज़ नहीं होंगे। शायद आपको बिल्कुल अलग चीज़ें असेस करनी पड़े, तो ये आपको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट एड, ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट हु डू नॉट मैच द स्कोप ऑफ सर्विस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स MLC केसेज एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि आपके मैनुअल में मिनिमम क्या होना चाहिए। एक तो कंडीशन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, कब आप मरीज़ को एडमिशन करेंगे, इनिशियल असेसमेंट कैसे करेंगे, साथ ही साथ फर्स्ट एड कैसे देंगे, अगर कोई मरीज़ आपके स्कोप ऑफ सर्विस मैच नहीं करता तो आप उसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, और अगर मेडिको लीगल केस है तो उसे कैसे हैंडल करना है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कमिटमेंट D। इनिशिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेशेंट केयर इज़ गाइडेड बाय द सिस्टम ऑफ ट्राइज। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्राइजिंग की, और हम लोगों ने बात करी कि ट्राइजिंग के 4 कलर होते हैं। तो यूजुअली ट्राइजिंग के जो 4 कलर होते हैं वो जो अमेरिका यूज़ करता है, दैट इज़ इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स। इसकी एक बहुत अच्छी जो है वो मैनुअल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप पढ़ें तो कुछ 150 पेज की है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसे कॉम्प्लाई कैसे करना है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टैंडर्ड में एक स्टार लगा है, दैट मीन्स यू विल रिक्वायर ट्राइज पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सेकेंड थिंग, अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं कि बेड के पीछे कलर कोडिंग कर देते हैं। बॉस, पहली चीज़ तो इमरजेंसी में बेड मत रखिए, ट्रॉली रखिए, बिकॉज पेशेंट को आप पहले एम्बुलेंस से ट्रांसफ़र करते हैं और अगर वो इंजर्ड है तो आप मूवमेंट करके उसे और इंजरी को बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरे, अगर आप उसे बेड पे डाल देते हैं ट्रॉली से तो, और उसको बाद में डॉक्टर असेस करता है और फिर उसे एक्सरे के लिए ले जाना है या किसी और टेस्ट के लिए ले जाना है, तो फिर आप उसे ट्रॉली पे शिफ्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली इमरजेंसी शुड हैव ट्रॉलीज विद साइड रेल्स एंड सेफ्टी बेल्ट, और उन्हीं को तब तक पेशेंट को यूज़ करना है जब तक पेशेंट का ये डिसीजन नहीं हो जाता कि वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है या उसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है या वो घर जा रहा है। इससे आप पेशेंट की इंजरीज़ को बढ़ने से बचा सकते हैं और पेन भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज शिफ्ट करते समय पेन होता है अगर इंजरीज़ हैं।
अब ट्राइजिंग कौन करेगा? तो देयर शुड बी अ क्वालिफाइड स्टाफ। मैंने अभी आपको बताया दैट देयर इज़ अ ESI इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स मैनुअल, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपके यहाँ के किसी डॉक्टर जिसको आप क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेट कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी एक क्वालिफाइड पर्सन है, वो उसे पढ़ के स्टाफ को ट्रेन कर सकता है। रिटन गाइडेंस बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज की डेट पे नेट पे। आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस सर्च कर सकते हैं और अपने हॉस्पिटल के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्राइजिंग शैल बी डन ऑन डे टू डे बेसिस। अब देखिए यहाँ ट्राइजिंग दो तरह से होती है। एक लोग, वही जो मैंने बताया कि आप बहुत बड़े सेटअप हैं तो आपके यहाँ होल्डिंग एरिया, ट्राइजिंग एरिया और रेसिस्टेशन एरिया अलग अलग हो सकता है। मैं अभी एक मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ कलर कोडिंग के हिसाब से वार्ड बने हुए हैं, यानी कि येलो अलग है और ऑरेंज अलग है और ग्रीन अलग है। अब ग्रीन क्या है? पेशेंट हु कैन वेट और रिक्वायर्स बेसिक ट्रीटमेंट। येलो इज़ पेशेंट हु इज़ इमरजेंट, इमरजेंसी केयर की आवश्यकता है, और लास्ट वन इज़ अर्जेंट, जो रेड या ऑरेंज कलर से आप आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे उसे क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है तो आप पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। लास्ट कलर इज़ ब्लैक, दैट मीन्स ब्रॉड डेड। तो ब्रॉड डेड पे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रॉड डेड में यहाँ ट्राइजिंग में ये करना है कि काला रिस्ट बैंड लगाइए। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो पेशेंट हो सकता है जब आया हो तो ग्रीन कैटेगरी में हो, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब उसका एड्रेनलिन रश ख़त्म होता है तो वो शायद येलो कैटेगरी में चला जाए, यानी इमरजेंट केयर में चला जाए। तो बेस्ट रहता है कि आप अपने ट्राइज नर्स को और ट्राइज डॉक्टर को 4 कलर कोडेड रिस्ट बैंड दें, यानी कि ग्रीन, ब्लैक, येलो एंड रेड। अगर पेशेंट वेट कर सकता है, आपको लगता है असेसमेंट के बाद, ग्रीन पहनाइए और बैठाल दीजिए व्हील चेयर में या ट्रॉली में, जहाँ आपके लिए स्पेस हो। येलो को आप इमरजेंसी के अंदर लीजिए, रेड को आप ICU शिफ्ट करिए और ब्लैक को हैंड ओवर करिए सिक्योरिटी को, बिकॉज वो बॉडी पुलिस को हैंड ओवर करनी होगी या नेक्स्ट टू किन को हैंड ओवर करनी होगी। अगर एक्सीडेंट का केस है तो आपको MLC करनी है, तो यानी कि आपको पुलिस का इंतज़ार करना है बॉडी हैंड ओवर करने से पहले। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ आती है, जो मैंने आपको बताया, ट्राइजिंग इज़ डन ऑन डे टू डे बेसिस। तो ट्राइजिंग कैसे करेंगे आप? रिस्ट बैंड, जिससे जब भी उसकी सिचुएशन चेंज हो आप रिस्ट बैंड चेंज कर दो। इवन ट्राइज बैंड्स आर अवेलेबल, आप सर्च करो ट्राइज बैंड्स मिलेंगे, जिसमें चारों कलर कोड एक ही बैंड में होते हैं। आप टीयर ऑफ करके स्पेसिफिक कलर कोड इंडिकेट कर सकते हो। लेकिन पता नहीं लोग क्यों, आई डोंट नो, मतलब उन्होंने कभी शायद नेट पे भी नहीं देखा, बहुत सारे NABH कंसल्टेंट बेड के पीछे स्टिकर छपवा देते हैं और कलर कोडिंग साइनेज लगवा देते हैं। आपके हॉस्पिटल की कैपेसिटी होनी चाहिए इतने बेड होने चाहिए, एक एक बेड को आप कैसे लगाओगे? मान लो 2 येलो कैटेगरी के पेशेंट आ गए तो आप क्या करोगे? सो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आप बेड की कलर कोडिंग कर पाएँ। बेस्ट इज़ टू यूज़ रिस्ट बैंड। Criteria could be different for adult and pediatric trauma and non-trauma patients. For pediatric patients, use POPs, PAT or anything else. It is totally up to you. ये basically तब ज़्यादा मैटर करता है if your pediatric service is really एडवांस्ड एंड आपके यहाँ बहुत सारे पेशेंट इसके आते हैं, तो आप सर्टेनली इन्हें यूज़ करें। लेट्स से आपके यहाँ 100 पेशेंट आते हैं और उसमें से एक पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी प्रैक्टिकल टू यूज़ दीज मेथड्स। तब आप एक पर्टिकुलर ट्रायज मेथड यूज़ करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, विजुअल ट्रायल में भी ट्रायज में बी यूज्ड। अब विजुअल ट्रायज क्या है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक ट्रायज नर्स तुरंत रिस्ट बैंड बांधती जाती है। तो मेडिकल कॉलेज जहाँ दिन के 150-200 पेशेंट आ रहे हैं, यानी घंटे के 10 पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे ये विजुअल ट्राइजिंग और फिर उस कलर कोड के वार्ड में शिफ्ट करना सही रहता है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है E, पेशेंट वेटिंग इन इमरजेंसी आर रीएड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस। यहाँ रीएड्रेस्ड हो गया, इट शुड बी रीअसेस्ड। तो आजकल ये NC काफ़ी मिल रही है हॉस्पिटल में। असेसमेंट के बाद पेशेंट को छोड़ दिया जाता है इमरजेंसी में, चाहे वो पेशेंट 4 घंटे रहे। रीअसेसमेंट शीट नहीं लगती, तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि पेशेंट का रीअसेसमेंट भी हो, ठीक है। और अगर पेशेंट उसके बाद
इमरजेंसी से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें प्रैक्टिकली डिस्चार्ज समरी भी लगे, चाहे वो हैंड रिटन हो, लेकिन उसमें भी वो सारे पैरामीटर हों कि पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आया था, पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या टेस्ट हुए, उनकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या थी, और उसे अब घर जाके कौन सी दवा खानी है, और इन विच केस उसे इमरजेंसी में वापस कांटेक्ट करना है और कैसे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है F, विच इज़ अगेन कमिटमेंट। एडमिशन, डिस्चार्ज टू होम और ट्रांसफ़र टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स यू विल हैव टू मेक रजिस्टर, और इफ़ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो वहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो की सैलिएंट फीचर्स हैं, द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन टू इंडिकेट इफ अ पेशेंट हु केम टू इमरजेंसी वॉज सेंट टू होम आफ्टर इनिशियल केयर, एडमिटेड और ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका इमरजेंसी रजिस्टर है वहाँ पे अगर ये एंट्री आप कर सकते हैं तो बेस्ट चीज़ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल कॉलेजेस आजकल ट्रिप्लिकेट में, मतलब 3 कॉपी में अपनी असेसमेंट शीट बनाते हैं, और वो एक कॉपी मरीज़ को दे देते हैं, एक मेडिकल रिकॉर्ड को, और एक अपने पास रख लेते हैं। उससे भी ये पर्पज़ सर्व हो जाता है। स्टाफ शैल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है। अगर स्टाफ को ही नहीं पता कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं तो पेशेंट केयर मैनेज करना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आप स्कोप ऑफ सर्विस की ट्रेनिंग दें तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ के साथ साथ इमरजेंसी स्टाफ की भी ट्रेनिंग ज़रूर लें। वैसे तो ये आपके इंडक्शन का ही हिस्सा होना चाहिए। इंडक्शन के अलावा अगर आप अलग से स्कोप ऑफ सर्विस की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं तो इमरजेंसी स्टाफ को ज़रूर इंक्लूड करें। प्रोसीजर फॉर रेफरल एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट नॉट मीटिंग स्कोप ऑफ सर्विस और रिक्वायरिंग हायर केयर। तो ये आपसे क्या बोल रहा है कि आपको जो रेफरल पॉलिसी है और ट्रांसफ़र पॉलिसी है, और इंटरनल ट्रांसफ़र, एक्सटर्नल ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र फॉर डायग्नोसिस, इन सब को आपको इमरजेंसी मैनुअल में भी मेंशन करना है और स्टाफ की ट्रेनिंग लेनी है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कमिटमेंट G। इन केस ऑफ डिस्चार्ज टू होम और ट्रांसफ़र टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अ डिस्चार्ज ऑब्लिक ट्रांसफ़र नोट शैल बी गिवन टू द पेशेंट। यहाँ पे भी उन्होंने कंटेंट डिफाइन कर दिए हैं। सैलिएंट क्लिनिकल फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन डन, ट्रीटमेंट गिवन एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। द रीज़न ऑफ फॉर डिस्चार्ज और ट्रांसफ़र शैल ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब वो लामा गया है या अपनी मर्ज़ी से घर गया है या हायर सेंटर रेफ़र किया गया है, आप उसे मेंशन करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है I, which is the organization has a system in place for management of patients found dead on arrival and patients who die within few minutes of arrival। तो प्रैक्टिकली पहली चीज़ तो आपको एक रजिस्टर बनाना है जो ब्रॉड डेट रजिस्टर होगा, जहाँ पे जो पेशेंट विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ अराइवल डाई किए हैं उनका भी आपको रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखने के साथ साथ उनकी ECG की कॉपी रखनी है, जो आपको डिक्लेयर करने के बाद। देखिए, जो ब्रॉड डेड है, कई जगहों पे ये प्रैक्टिस है कि उसे रिसेप्शन बेसिकली पोर्च पे ही देख के बताते हैं कि नहीं नहीं ले जाइए, ये तो ख़त्म हो गए। लेकिन उससे क्या होता है, मरीज़ को उसमें भी परेशानी होती है कि भाई आपको देख तो लो, ट्राई तो कर लो। अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप कर लो। बेसिकली ये भी अपने आप में एक मार्केटिंग एक्सरसाइज है। आज की डेट में यूपी में तो हॉस्पिटल्स को ही डेथ सर्टिफिकेट बनाने की नगर निगम ने फैसिलिटी दे दी कि उन्हें ही करना है। अब नगर निगम नहीं करेगा तो पेशेंट अल्टीमेटली जिस हॉस्पिटल जाएगा उसी को तो बनाना पड़ेगा। तो आप अगर उसको बाहर वापस भेज दोगे तो वो बेचारा कहाँ जाके बनाएगा। तो एक मानवता के नाम पे ही अगर आप ये सेवा करते हैं तो व्यक्ति याद रखता है। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसकी ECG कर दें, चेक कर लें। अगर रिससिटेशन मतलब जब आया और आपको लगता है कि वो अलाइव था, आपने रिससिटेशन किया तो रिससिटेशन इवेंट को रिकॉर्ड करें, मरीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है तो फिर ECG करके उस रजिस्टर में एंट्री ज़रूर करें। अगर सस्पिशियस केस है तो सर्टेनली उसका MLC भी होगा। अगर परिवार वाले इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपके यहाँ और मोर्चरी की फैसिलिटी है तो आप वो फैसिलिटी ऑफ़र करें। अनक्लेम्ड और अनएकम्पनीड बॉडी का अगेन MLC ही होगा, पुलिस को इंटीमेट करना होगा, पुलिस ही उस केस को हैंडल करेगी। तो ये था COP2। दिस इज़ एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। इन केस मुझसे कुछ छूट गया हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई विल ट्राई
कि मैं इसे कंटिन्यू करूं और सारी स्टैंडर्ड पूरे करूं, बट समटाइम्स बीच बीच में बहुत सारे असेसमेंट आ जाते हैं एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि क्लाइंट्स की प्रिपरेशन तो करानी ही पड़ती है। सो थैंक यू। अगर कोई डाउट्स हों, कुछ कन्फ्यूजन हो, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स।